हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12वीं इतिहास विषय का चैप्टर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक के जो नोट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम इस सभ्यता को जानते हैं। इसका जो नामकरण की अगर बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि शुरुआत में जो स्थल मिले वो सिंधु नदी की घाटी में मिले थे। जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो शुरुआती स्थल मिले वो जहाँ खुदाई हुई तो शुरुआत में जो भी इलाके जहाँ उत्खनन कार्य किया गया वो सिंधु नदी की घाटी में थे, तो इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा था। फिर दूसरा इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो बाद में खुदाई होने पर स्थल जो है सिंधु नदी की घाटी से दूर दराज इलाकों में मिलने लगे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहना ज़्यादा उचित समझा गया। हड़प्पा सभ्यता की अगर खोज की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो जॉन मार्शल ने सबसे पहले इसकी घोषणा की थी और इसकी घोषणा उन्होंने की थी 1924 ईस्वी में। और अगर हड़प्पा स्थल की बात करें तो हड़प्पा स्थल की जो खुदाई का उत्खनन का जो कार्य किया गया था वो दयाराम साहनी के निर्देशन में 1921 ईस्वी में किया गया। हड़प्पा इस तरह से सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल था और उसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण की। तो इसका काल जो है वो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व माना जाता है। कुछ इतिहासकार पुरातत्वविद जो है इसका काल 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व भी मानते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी की बुक जो है वो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व इसको ज़्यादा मान्यता देती है, तो हमने इसको याद कर लेना है। अगली बात आती है सिंधु सभ्यता के चरण की। तो जब सिंधु सभ्यता की खुदाई हुई तो जैसे कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में 2 मानचित्र दिए गए हैं, तो हमने देखा कि कुछ स्थल जो ऐसे हैं जो पूर्व हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ जो स्थल मिले हैं उसी के आसपास जो विकसित हड़प्पा सभ्यता है उसके स्थल मिले हैं। तो इस आधार पर जो हड़प्पा सभ्यता है उसको 3 अलग अलग भागों में 3 अलग अलग चरणों में बांटा गया है। एक पूर्व हड़प्पा सभ्यता जिसको प्राक हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसका अस्तित्व 2600 ईस्वी पूर्व से पहले से था। फिर जो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच में जो सभ्यता हमारे अस्तित्व में आई, इसके बारे में हम 12वीं इतिहास की एनसीईआरटी की बुक में पढ़ते हैं, वो विकसित हड़प्पा सभ्यता के बारे में है। इसके बाद जो सभ्यता थी उसको उत्तर हड़प्पा सभ्यता के नाम से या परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक हमारा सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। तो इसमें जैसे कि हमने पहले पढ़ा था सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा है। इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में की गई और इसके जो उत्खननकर्ता थे वो दयाराम साहनी थे और ये रावी नदी के किनारे इसके अवशेष पाए गए थे। दूसरा जो खोजा गया स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। ये सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में हुई थी। ये सिंधु नदी की घाटी में पाया गया था और ये जो दोनों नगर हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनको जॉन मार्शल ने जुड़वां राजधानियां भी कहा है। इसके अलावा जो तीसरा स्थल है धोलावीरा, ये गुजरात में है। इसके बाद बनावली हरियाणा में, यहाँ पर हल के प्रतिरूप मिले हैं। हरियाणा में ही राखीगढ़ी है। कालीबंगा ये राजस्थान में है, यहाँ पर जुताई के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा जो नाम है काले रंग की चूड़ियाँ से इसका नाम पड़ा है। इसके बाद लोथल है जो कि बंदरगाह नगर था, ये गुजरात में है। इसके अलावा रोपड़ पंजाब में है, चहुंदड़ो ये पाकिस्तान में है। तो ये कुछ मुख्य स्थल हैं। बहुत सारे स्थलों की खुदाई सिंधु सभ्यता से जो संबंधित है उनकी अब तक हो चुकी है और वर्तमान में भी जारी है। और अभी आप देखेंगे कि इस बार का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें राखीगढ़ी पर और बहुत सारा शोध कार्य हो चुका है, तो उसको भी ऐड कर दिया गया है। वो बाकी आगे जब बुक्स में वो पब्लिश होगी या जो उसका मटेरियल अवेलेबल होगा तब इसको हम आगे अलग से करेंगे राखीगढ़ी के बारे में। इसके बाद ये सिंधु सभ्यता की ये नगरीय सभ्यता थी और यहाँ पर व्यापार भी होता था। इस सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था और जो मोहरों पर जो नाव के चित्र मिले हैं, मेसोपोटामिया में एक हड़प्पाई मोहर मिली है, तो इस बात का संकेत करते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ इस सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। सिंधु सभ्यता से पाई जाने वाली जो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है वो है मोहर। ये सैलखड़ी पत्थर से बनी होती थी, सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी। व्यापार के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अलग अलग आकार की मिली हैं, बेलनाकार, चौकोर, आयताकार।
इनके ऊपर लिखावट भी की गई है, लेकिन अभी तक जैसे कि हम जानते हैं हड़प्पा की लिपि को पढ़ा नहीं गया है, तो इससे हमें कोई ज़्यादा जानकारी लिखावट से हमें अभी तक नहीं मिल पाती है। इसके अलावा बहुत सारी आकृतियाँ जो हैं इन मोहरों पर खुदी हुई हैं, जैसे कि मातृदेवी की, बैल की, नाव की, इस तरह के जो चित्र हैं वो मोहरों पर पाए गए हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा निर्वाह के तरीके। सिंधु सभ्यता के लोग अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे? तो जीवन निर्वाह में पेड़ पौधों से प्राप्त अनाज मिला है, अनाज के जले हुए दाने मिले हैं, उनके अवशेषों से पता लगता है कि वो इस तरह के शाकाहारी थे। गेहूँ, जौ, दाल, चना, चावल, बाजरा, इस तरह के दानों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा वो मांस का प्रयोग भी करते थे। जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, मछली, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इसके अलावा घड़ियाल और पक्षियों की हड्डियां जो हैं वो मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि ये लोग जो हैं मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। हालांकि मांस ये खुद शिकार करते थे या कोई शिकारी समुदाय से मांस प्राप्त करते थे, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। अगला टॉपिक हमारा कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में है कि वो खेती करते थे, इस बात के क्या संकेत हैं, या उनकी जो खेती करने की तकनीक थी, प्रौद्योगिकी थी, वो कैसी थी। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो अर्धशुष्क इलाके में थी, और वहाँ जो मोहरें मिली हैं हड़प्पा सभ्यता से, उन पर वृषभ के चित्र मिले हैं, और वो इस बात का इशारा करते हैं कि कृषि में जो जुताई का कार्य था वो बैलों की सहायता से किया जाता होगा। इसके अलावा हरियाणा के बनावली से और चोलिस्तान के कुछ इलाके हैं, वहाँ से हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो इनसे अंदाज़ा लगता है कि वो खेतों की जुताई करते थे, कृषि कार्य करते थे। इसके अलावा क्योंकि वो अर्धशुष्क इलाके में था तो सिंचाई के लिए नहरों की आवश्यकता पड़ती होगी या इस तरह के दूसरे कृत्रिम उपायों की जरूरत पड़ती होगी। तो सिंचाई के लिए नहरों के जो अवशेष हैं वो सोर्तुगही से मिले हैं। ये अफ़गानिस्तान में है ये पूरा स्थल। हालांकि अब जो बाद में मिट्टी पड़ कर के और ये जो इलाका है वो नहरें हैं वो गाद से भर गई थी। इसके अलावा कालीबंगा जो स्थल है जो कि राजस्थान में है, वहाँ हल रेखाएं जो हैं वो इस तरह से एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई मिली हैं, और इससे अंदाज़ा लगता है कि वो दो फसलें बोने के ये साक्ष्य की ओर इशारा करती है कि कालीबंगा एक साथ वहाँ पर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में दो फसलें एक ही साथ बोई जाती थी। इसके अलावा धोलावीरा जो गुजरात में हमारा स्थल है, वहाँ से जलाशय मिले हैं, और शायद सिंचाई हेतु जल संचयन की व्यवस्था जो है वो इन जलाशयों में की जाती थी। तो ये कुछ इशारे हैं, ये कुछ संकेत हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये वहाँ के लोग जो हैं, सिंधु सभ्यता के लोग कृषि के बारे में जानकारी रखते थे, कृषि इन तरीकों से वो क्या करते थे। तो समकालीन सभ्यता की बात करें तो हमने पहले भी जैसे किया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। अब अगला है मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। ये एक नियोजित शहर था, पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया गया था, और क्योंकि जो शहर बनाया गया था वो एक पूरी संरचना जो बनाई गई थी वो एक ऊंचे टीले पर बनाई गई है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ मिट्टी जो है वो इस्तेमाल की गई है उस नींव का कार्य करने में। तो बहुत ज़्यादा श्रम की ज़रूरत वहाँ पर पड़ी होगी, क्योंकि जो इमारतें थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी, और इसके अलावा जो नीचे स्ट्रक्चर था इमारतों के ऊपर, तो वो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा था। तो उन स्ट्रक्चर के ऊपर इमारतें बसाई गई थी, वो इस बात की ओर संकेत करती हैं कि पहले नियोजन किया गया था और बाद में बस्तियाँ जो थी वो बसाई गई थी। इसके बाद है ईंटें जो थी वो पकी हुई थी, धूप में सुखाकर या भट्टी में पकाकर इनको पकाया जाता था। एक निश्चित अनुपात में 1:2:4 के अनुपात में थी। कुछ स्थानों पर अलंकृत ईंटें भी मिली हैं, पर मोहनजोदड़ो से नहीं मिली हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा नालों का निर्माण। सड़कों के किनारों पर नालियाँ बनी थीं। नालियाँ स्नान घर से जुड़ी होती थी, छोटी नालियाँ बड़े नालों से जुड़ी होती थी, पक्की ईंटों से बनी थी। इनको ढकने की भी व्यवस्था थी। ढकने को अलग करके सफाई किया करते थे। नालियों के पास मिट्टी के ढेर भी मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कभी कभी सफाई करने के बाद जो मिट्टी थी उसको उठाया नहीं जाता था। इसी में अगला जो टॉपिक है वो है गृह स्थापत्य। घर के बीच में आंगन होता था जिसमें महिलाएं कताई बुनाई का काम करती थी। आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। ऊपर के तल में जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। कई घरों में सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं। जो निचले तल की दीवारें थी उन पर कोई खिड़की नहीं होती थी, और ये उनकी निजता का संकेत है कि वे अपनी एकांतता को बहुत महत्व देते थे। गली से आंगन में नहीं देखा जा सकता था, ये भी उनकी एकांतता का संकेत है। घर के बाहरी कमरों में कुआं होता था। मोहनजोदड़ो में से 700 कुएं मिले हैं, और शायद ये मुसाफिरों के प्रयोग के लिए हुआ करता था। अगला जो टॉपिक है वह दुर्ग।
दुर्ग में जो इमारतें थी वो सार्वजनिक प्रयोग के लिए बनाई गई थी। दुर्ग के चारों ओर दीवार बनाई गई थी ताकि दुर्ग को निचले शहर से अलग रखा जाए। ये मोहनजोदड़ो में भी ऐसे दुर्ग मिले हैं। हर शहर जो है वो 2 भागों में बंटा होता था, एक दुर्ग और एक निचला शहर। दुर्ग में 2 सबसे महत्वपूर्ण इमारतें थी, एक था माल गोदाम और दूसरा था स्नान घर। स्नान घर की अगर बात करें तो ये सार्वजनिक प्रयोग के लिए बनाए गए थे। स्नान घर का आकार आयताकार था। स्नान घर में आने व जाने के लिए दक्षिण व उत्तर दोनों दिशाओं में सीढ़ियाँ थी। पक्की ईंटों से बनाया गया था और इसकी ईंटों को चिपकाने के लिए जिप्सम व गारी का प्रयोग किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने थे। गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए जो पाइप है वो बड़े नाले से जुड़े होते थे। इसका प्रयोग शायद धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। तो स्नान घर की बातें हैं, जो स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। जो इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, वो इस बात का पता कैसे लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज में सामाजिक भेदभाव था या नहीं था। तो उसके लिए 2 तरीके हैं, एक है सावाधान का अध्ययन करना, दूसरा है वस्तु विलासिता की वस्तुएं। तो स्वाधानों का अध्ययन किया गया है। मृतकों को गर्तों में या गड्ढों में दफनाया जाता था। गर्तों की बनावट अलग अलग थी। कई गर्तों की सतह पर चिनाई की गई थी पक्की ईंटों से, और कई कब्रों में मृत भांड और आभूषण साथ में मिले हैं। आभूषण पुरुषों और स्त्रियों दोनों ही की कब्रों में मिले हैं और वो ये इस बात का संकेत है कि दोनों ही आभूषण पहनते थे। एक कब्र में मृतक के साथ तांबे का दर्पण भी मिला है। दूसरा है विलासिता की वस्तुएं, रोजमर्रा की वस्तुएं। जितनी भी वस्तुएं मिली हैं, इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने उनको 2 श्रेणियों में बांटा है। एक है रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं और दूसरी विलासिता की वस्तुएं। तो रोजमर्रा की वस्तुएं कौन सी मानी गई हैं? जो वस्तुएं सब जगह मिली हैं, पुरातत्ववेताओं ने उन्हें आम उपयोग की वस्तुएं माना है। इन वस्तुओं को आसानी से बनाया जा सकता था। इनके लिए जो सामग्री थी वो भी आसानी से उपलब्ध थी, जैसे सुइयाँ, मृत भांड और चक्कियाँ। इसके अलावा जो विलासिता की वस्तुएं हैं, जो वस्तु हर जगह नहीं मिली, उन्हें विलासिता की वस्तुएं कहा गया। जिनको बनाने में विशेष तकनीक व कच्चा माल आसानी से उपलब्ध नहीं होता था, वे वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं थी। जैसे फेंस से बने हुए पात्र। फेंस क्या होता था? रेत, चिपचिपा पदार्थ व रंग के मिश्रण से बनाया जाता था। इसको बनाना कठिन होता था। फेंस में शायद सुगंधित द्रव्य रखे जाते थे। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो जैसी जो बड़ी बस्तियां हैं, वहाँ फेंस से बने हुए पात्र मिले हैं। छोटी बस्तियों में इस तरह के पात्र नहीं मिले। अगला टॉपिक है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। चहुंदड़ो एक बस्ती है। ये पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों की अगर बात करें तो बाट बनाना, शंख की कटाई करना, मनके बनाना, धातुक्रम, मोहर बनाने का काम, इस तरह का काम वहाँ होता था। सामग्री की अगर बात करें तो मनके बनाने की सामग्री के निर्माण में भी विविधता थी। कार्नेलियन, जेस्पर, सफ्टिक, क्वार्ट्ज, सैलखड़ी, ये इस तरह के पत्थर का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा अगर धातुओं की बात करें तो सोना, चांदी, कांसा, तांबा, ये धातुएं थी। इसके अलावा भी मिट्टी का इस्तेमाल होता था, पकी हुई मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे फेंस का इस्तेमाल होता था, या फिर शंख जो थे उनसे भी चीज़ें बनाई जाती थी। तो इस तरह से अलग अलग सामग्री से ये आभूषण या धातु जो चीज़ें थी वो तैयार होती थी। DLC, धोलावीरा, लोथल, चहुंदड़ो, ये वो स्थल है जहाँ पर मनके में छेद करने के उपकरण मिले हैं। नागेश्वर और बालाकोट, ये जो बस्तियाँ हैं ये समुद्र के किनारे थी। इन बस्तियों से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियों के साक्ष्य जो हैं वो यहाँ प्राप्त हुए हैं। अगला टॉपिक है कि पुरातत्वविद उत्पादन केंद्रों की पहचान करने के तरीके क्या हैं उनके पास, वो कैसे पहचानते हैं कि ये जो बस्ती है वो उत्पादन केंद्र रही होगी। तो वहाँ पर औजार मिले हैं, पत्थर के टुकड़े, कच्चा माल, कूड़ा करकट, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, ये जो सारे साक्ष्य हैं इसके आधार पर पुरातत्वविद अंदाजा लगाते हैं कि ये जो बस्ती है वो उत्पादन केंद्र रही होगी। अगला टॉपिक है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो अपने उत्पादन के लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते थे? तो शिल्प उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। बैलगाड़ी के मिट्टी से बने खिलौने मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वे बैलगाड़ी का प्रयोग बोझा ढोने के लिए करते थे। बैलगाड़ी स्थल परिवहन का एक अच्छा साधन था। इसके अलावा उपमहाद्वीप और उससे आगे से आने वाला माल जो था उसको भी कई तरीक़ों से प्राप्त किया जाता था। पहला तरीका है बस्तियां स्थापित करना।
तो नागेश्वर व बालाकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये समुद्र के किनारे थे। समुद्र से प्राप्त होने वाली आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वहीं पर बस्तियां बसा लेते थे। ऐसे ही जैसे सोर्तुगई से लाजवर्द मणि प्राप्त करने के लिए वहाँ सोर्तुगई में लाजवर्द जो है नीले रंग का पत्थर है सुंदर, वो वहाँ मिलता था, इसलिए शायद सोर्तुगई को वहाँ बसाया गया था। दूसरा तरीका था माल प्राप्त करने का अभियान भेजना। आवश्यक वस्तुओं की खोज में व्यक्तियों का एक जो दल है वो भेजा जाता था। वो वहाँ के स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित करते थे और वहाँ से माल प्राप्त करते थे। जैसे राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी से वो तांबा मंगवाते थे और दक्षिणी भारत में कर्नाटक से सोना मंगवाते थे। पुरातत्ववेताओं ने खेतड़ी को गुणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है, क्योंकि खेतड़ी से जो मृद भांड मिले हैं उनकी बनावट और उनका जो आकार, वो मृद भांडों का है वो हड़प्पा सभ्यता से अलग था, तो इसको उन्होंने अलग संस्कृति माना है। अगला टॉपिक है, ये तो हो गया कि उपमहाद्वीप से चीज़ें ऐसे मंगवाते थे। सुदूर इलाकों से संपर्क, कुछ जो बाहरी दूर दराज के इलाके थे उनसे भी सिंधु घाटी सभ्यता का संपर्क था। जैसे अगर तांबे की बात करें तो तांबा ओमान से मंगवाते थे। पुरातत्ववेताओं के अनुसार ओमान और हड़प्पा के तांबे में निकल के अंश पाए गए हैं, जो इस बात का संकेत है कि हड़प्पाई तांबा संभवतः ओमान से मंगाया जाता था। इसके अलावा हड़प्पाई मर्तबान काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई है और इस तरह का जो हड़प्पाई मर्तबान है वो ओमान से मिला है। पुरातत्वविद अंदाज़ा लगाते हैं कि इस हड़प्पाई मर्तबान में जो चीज़ क्या रखी जाती थी इसके बारे में भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन शायद इसके अंदर जो भी चीज़ थी उसके बदले में वहाँ से तांबा मंगवाया जाता था। मेसोपोटामिया का जो एक लेख है उसमें हड़प्पा का जिक्र किया गया है, जिसमें हड़प्पा के निवासियों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है नाविकों का देश। मेसोपोटामिया से हड़प्पाई मोहर मिली हैं, बाट और मनके भी मिले हैं। ये सब चीज़ें इस बात का संकेत हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ संपर्क था। अगला यहाँ टॉपिक है मोहरें, लिपि तथा बाट। मोहर की अगर बात करें तो व्यापार के समय सामान को सुरक्षित रखने का एक तरीका था। ये थैले को जो मुंह बांध करके उस पर मिट्टी लगा दी जाती थी और उसके ऊपर मोहर का निशान लगा दिया जाता था। अगर वो मोहर का निशान वैसा ही रहता तो इस बात का सबूत था कि उस सामान के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। दूसरा जो मोहर लगाई जाती थी वो प्रेषक के पहचान की भी एक निशानी होती थी। उस पर इस तरह के निशान बनाए जाते थे जिससे कि अनपढ़ व्यक्तियों को भी ये पता लग जाता था कि ये जो वस्तु है किस व्यापारी के द्वारा भेजी गई है। हड़प्पाई लिपि की बात करें तो हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक लिपि थी। हालांकि लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। लिपि वर्णमालीय नहीं थी। इसमें 375 से लेकर के 400 तक के संकेत मिले हैं, चिन्ह मिले हैं। हर वस्तु के लिए अलग अलग चिन्हों से उनको डिनोट किया जाता था और ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। लिखावट की अगर बात करें तो मोहरों पर लिखावट मिली है। तांबे के जो औजार हैं उन पर भी लिखावट मिली है। मर्तमान के जो ऊपरी हिस्से हैं आवंट, उन पर लिखावट मिली है। तांबे व मिट्टी की छोटी छोटी लघु पट्टिकाएँ मिली हैं, उन पर भी लिखावट जो है वो मिली है। इसके अलावा आभूषणों पर लिखा हुआ मिला है। अस्थि की छड़ों पर भी लिखावट मिली है। तो लिखावट व्यापक मात्रा में मिली है। एक प्राचीन सूचना पट भी मिला है। बहुत सी वस्तुएं जिन पर लिखा गया था, हो सकता है कुछ ऐसी वस्तुएं रही होंगी जो कि समय के साथ नष्ट हो गई होगी, तो उन चीज़ों पर तो इसलिए जो अब लिखावट है वो इन चीज़ों पर मिली है। और लकड़ी जैसी चीज़ें या कागज़ या पत्ते, इस तरह की चीज़ों पर भी हो सकता है लिखा गया हो, लेकिन वो समय के साथ नष्ट हो गए। तो ये इंडिकेट करता है कि साक्षरता उस समय काफ़ी मात्रा में थी। बाट की अगर बात करें तो ये चर्ट नामक पत्थर से बने होते थे और ये 16 के गुणज होते थे। विनिमय जो था बाटों की एक सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली के द्वारा नियंत्रित था। इन बाटों के जो निचले मानदंड थे वे द्वितीय आधारित थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली पर आधारित होते थे। छोटे बाटों का प्रयोग आभूषण व मनकों आदि को तोलने के लिए किया जाता था। धातु से बने हुए तराजू के पल्लड़े भी जो हैं पुरातत्वविदों को मिले हैं। तो ये सब चीज़ें माप तोल प्रणाली की ओर संकेत करती हैं। अगला टॉपिक है प्राचीन सत्ता। हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता थी, जैसे कि मृद भांड, मोहरें, बाट, ईंट, और ईंटों का जो अनुपात है
जो उनका अनुपात है इनका 1:2:4 के अनुपात में मिला है। और जम्मू से लेकर गुजरात तक पूरे जितना भी इलाका था सिंधु घाटी सभ्यता का, वहाँ पर ये जो अनुपात है वो एक जैसी अवस्था में मिला है, समान अनुपात मिला है। तो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ एक सत्ता के द्वारा सब कुछ नियंत्रित होता था और इसी वजह से ये एकरूपता वहाँ विद्यमान थी। प्रासाद तथा शासक, मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन मिला है, उसको पुरातत्वविदों ने प्रासाद की संज्ञा दी है, महल की संज्ञा दी है। शासकों के बारे में पुरातत्वविदों के अलग अलग मत हैं। पहला मत क्या है? कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे, सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। तो पहली मान्यता ये है। दूसरी मान्यता है कि कोई एक नहीं बल्कि कई शासक होते थे, अलग अलग इलाकों के अलग अलग जो नगर थे उनके अलग अलग शासक थे। जैसे मोहनजोदड़ो का अलग शासक था, हड़प्पा का अलग शासक था, अलग अलग राजा हुआ करते थे। और कुछ और तर्क ये हैं, कुछ जो इतिहासकार हैं, कुछ पुरातत्वविद ये कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं था कि हर इलाके का अलग राजा हो। वो ये कहते हैं कि एक ही राज्य था ये पूरा और उसका एक ही शासक था। और उसकी तरफ वो कुछ साक्ष्य देते हैं इस बात के अपने समर्थन में, इसके तर्क देते हैं कि नगर योजना जो है वो समान मिली है सभी स्थलों पर, लगभग वस्तुओं में समानता मिली है, ईंटों का एक निश्चित अनुपात मिला है पूरी सभ्यता में, बस्तियों का कच्चे माल के निकट स्थापित होना। तो ये सब साक्ष्य हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यहाँ एक ही शासक था और उसी के द्वारा ये पूरी जो व्यवस्था थी वो संचालित होती थी। अगला जो टॉपिक वो सभ्यता के अंत के बारे में है। तो ये कुछ कारण दिए गए हैं, संभावित कारण। जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, वनों की कटाई के कारण, अत्यधिक बाढ़, सूखा या अनावृष्टि के कारण, नदियों का सूख जाना या नदियों का मार्ग बदल लेना, भूमि का अति उपयोग या कोई विदेशी आक्रमण हुआ होगा और इस वजह से ये सभ्यता जो है उसका अंत हो गया होगा। अगला टॉपिक फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में है। कनिंगम का भ्रम। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो पहले डायरेक्टर जनरल थे वो अलेक्जेंडर कनिंगम थे और ये जो थे लिखित सामग्री पर ज़्यादा विश्वास करते थे। उन्होंने जब आरंभिक बस्तियों की पहचान की तो इतिहास लेखन के लिए 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में जो चीनी बौद्ध यात्री आए थे और उन्होंने तीर्थयात्रियों ने बौद्ध धर्म के बारे में और यहाँ के समकालीन इतिहास के बारे में जो कुछ वृत्तांत लिखे उसका सहारा लेकर के उन्होंने इतिहास को लिखने की कोशिश की। कनिंगम ने अपने जो सर्वेक्षण के दौरान बहुत कुछ कार्य किया, अभिलेखों का संग्रहण किया, प्रलेखन किया और अनुवाद भी किया। लेकिन इससे पहले गंगा घाटी को प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत माना जाता था। कनिंगम ये मानते थे कि जो भारतीय इतिहास है, भारतीय सभ्यता है, वो गंगा घाटी से यानी 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास से शुरू होती है। और अपने साक्ष्यों को प्रूफ देने के लिए उन्होंने लिखित साक्ष्यों का ज़्यादा सहारा लिया। चीनी यात्रियों के जो वृत्तांत थे उनके सहारे से उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश भी की। कनिंगम की रुचि थी वो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 400 ईस्वी तक, ये जो 1000 सालों का इतिहास है, इसके बारे में उनकी ज़्यादा रुचि थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने अपना उत्खनन का कार्य शुरू किया था और सांस्कृतिक वस्तुओं को ज़्यादा महत्व देते थे। और एक अंग्रेज जो थे उन्होंने हड़प्पाई मुहर भी कनिंगम को दी थी और इस मुहर को वो हड़प्पा के टाइम तक ले जाने में असमर्थ रहे और उन्होंने 600 ईस्वी पूर्व के आसपास इसको संबंधित करने की कोशिश की थी, क्योंकि उनकी मुख्य रुचि इसी टाइम पीरियड में हुआ करती थी। एक नवीन प्राचीन सभ्यता। तो इस सभ्यता की अगर बात करें तो इसकी शुरुआती उत्खनन की खोज की 1921 में दयाराम साहनी नामक जो पुरातत्ववेत्ता थे उन्होंने हड़प्पा से मोहरों को खोज निकाला था। फिर 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य किया और 1924 में जो उस समय के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे पुरातात्विक विभाग के जॉन मार्शल, उन्होंने पूरे विश्व के सामने हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की थी। और जो जॉन मार्शल थे वो भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। पुराना उनका अनुभव था, यूनान और क्रीट में वो अपना काम कर चुके थे और उन्होंने वहाँ एक गलती उन्होंने की थी कि सतर विन्यास को उन्होंने अनदेखा कर दिया था। अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी पूरा वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए भी ये एक स्तर हो सकता है, यहाँ जो चीज़ें हैं वो अलग टाइम पीरियड की होती हैं
और एक दूसरी लेयर ये है, इसमें जो चीज़ें हैं वो अलग टाइम पीरियड की हैं, लेकिन उन्होंने इन सारी चीज़ों को एक ही टाइम पीरियड से जोड़ करके समझ लिया था। तो ये होता है सत्र विन्यास को उन्होंने शुरुआत में अनदेखा कर दिया था। नई तकनीकें तथा प्रश्न। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने REM व्हीलर और उन्होंने इस समस्या का निदान किया। टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था और भारत का विभाजन जब हो गया तो ज़्यादातर स्थल जो थे वो पाकिस्तान में चले गए थे। उसके बाद भारत में गुजरात, पंजाब, हरियाणा यहाँ खुदाई हुई। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि जो है लगातार बढ़ रही है। अगला टॉपिक है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। इतिहासकार जब अतीत के बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो क्या क्या समस्याएं उनको आती हैं। एक तो हड़प्पा के बारे में अगर हम बात करें तो लिपि को भी पढ़ा नहीं जा सका है, तो लिपि हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं देती है। इतिहास का पुनर्निर्माण ईंटों, मनकों, अस्थियों या जो पुरातात्विक सामग्री है उसी के सहारे किया गया है। इसके अलावा पुरातात्विक सामग्री में औजार है, मृत भांड है, आभूषण है, इस तरह की चीज़ों से। खोजों का वर्गीकरण अगला टॉपिक है। प्रयुक्त पदार्थ किस चीज़ से बनी हैं, तो इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को जो भी खोज में जो साक्ष्य मिलते हैं, जो चीज़ें मिलती हैं, उनको वो अलग अलग चीज़ों में वर्गीकृत करते हैं। तो वर्गीकरण का आधार क्या होता है कि वो किस चीज़ की बनी है, दूसरा उपयोगिता के आधार पर वो किस काम में लाई जाती थी, तो इसका पता लगाना हालांकि कठिन होता है। पुरातत्वविद वर्तमान के हिसाब से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ क्या काम आती होगी, जैसे कि अप्रत्यक्ष स्रोतों का सहारा लेना, जैसे कि कपास से कपड़े, पहनावा, मूर्तियाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मूर्तियों का जो पहनावा है उस पर कपड़े दिखाए गए हैं, तो इससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि कपास का उत्पादन वहाँ किया जाता था। आगे है व्याख्या की समस्याएं। सबसे अधिक जो धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयास में उनको ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि किस तरह से वो उनकी व्याख्या करें। आभूषणों से लदी नारी है, उनको मृण मूर्तियों की संज्ञा, जो मातृदेवी की संज्ञा उन्होंने दी है। आभूषणों से लदी हुई बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, तो उनको मातृदेवी नाम दिया उन्होंने। एक पुरुष मिला है, उसके सिर पर सींग है, तो उसको उन्होंने आदि शिव का नाम दिया है। उसके आसपास जानवर हैं, तिकोने आकार के पत्थर को उन्होंने शिवलिंग का नाम दिया है। तो हालांकि क्योंकि लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उसको समझने में जो ज़्यादा प्रमाणिक चीज़ें हैं वो उपलब्ध नहीं हैं, और इसलिए इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को व्याख्या की काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो ये हमारे इस पहले चैप्टर के पूरे नोट्स थे। अगले वीडियो में मैं इसी नोटबुक में से जो बच्चों की लिखी हुई है, चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर, इसके पूरे नोट्स हैं वो जल्दी मैं लेकर के आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।